जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी थे उनके रिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं। अचानक से 21 जुलाई 2025 को ये न्यूज़ आता है कि वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया है। जबकि उनका जो टेन्योर था वो 2022 अगस्त महीने से शुरू हुआ और ये 2027 तक चलने वाला था। लेकिन अचानक से ही उन्होंने बीच में ही 2 साल पहले, उनका टेन्योर ख़त्म होने से 2 साल पहले ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और रिज़ाइन करते हुए उन्होंने जो रीज़न उन्होंने बोला कि उनका जो हेल्थ इश्यूज़ है वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है उनको, इसके वजह से हेल्थ केयर और हेल्थ इश्यूज़ के वजह से उन्होंने ये रिज़ाइन किया। तो जब उन्होंने रिज़ाइन किया उन्होंने बोला टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अवॉइड बाय मेडिकल एडवाइस आई हेयर बाय रिज़ाइन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो अपने आप ही जो हमारे पार्लियामेंट है उसके अंदर जो राज्यसभा है उसका जो चेयरमैन पद है वो पद भी संभालता है। यानी वाइस प्रेसिडेंट एक साथ 2 काम करता है, वाइस प्रेसिडेंट का काम भी करता है और राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन का जो पद है उसको भी संभालता है। तो एक तरीके से एक इंसान के ऊपर डबल वर्कलोड रहता ही है जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इसके वजह से उनके ऊपर भी वर्क प्रेशर था। ऊपर से उनका जो एज है वो भी ज़्यादा ठीक ठाक एज हो चुका है उनका। इसके वजह से हेल्थ की इश्यूज आने लग गया था उनको बहुत पहले से ही। और इसके वजह से उन्होंने बोला कि हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो अब जब उन्होंने अचानक से ये उनका जो सरकारी पद था वो जब छोड़ा तो उसके वजह से जो अपोजिशन वाले हैं और पॉलिटिकल लेवल पे बहुत सारे बात सामने आने लगी। तो बहुत लोगों ने ये बोला कि स्पेकुलेशन ये फैल गया कि शायद जो इंडिया गवर्नमेंट चल रहा है सेंट्रल में, यानी बीजेपी जो जिसका मेन पार्टी है, तो उनके साथ शायद उनका कुछ मनमुटाव हुआ है या तो उतना फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है। इसके वजह से उनको बीच में ही ये पद छोड़ना पड़ा, रिज़ाइन करना पड़ा। ये स्पेकुलेशन मार्केट में आ चुका है अभी। तो अब पहले हम देखेंगे उसका धनखड़ जी जो बात बोले कि मेडिकल इश्यूज रीजन मेडिकल ग्राउंड, ये बात कितना सही है और कितना गलत है। देखिए, ये जो मेडिकल रीजन्स जो ग्राउंड उन्होंने बोला है तो उनका मेडिकल प्रॉब्लम पहले से ही था। तो आज से 2-3 महीने पहले उनका हार्ट का एक सर्जरी हुआ था। उसके बाद वो ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन ठीक 1-1.5 महीने पहले वो एक बार ऐसे वीडियो सामने आया कि वो एक मीटिंग में जा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। तो उसके टाइम वही टाइम पे उनको थोड़ा सा फेंटनेस आया, यानी वो थोड़ा सा फेंट हुए चलते चलते ही। तो ये वीडियो भी सबसे सामने आया। तो एक तरीके से उनका जो हेल्थ प्रॉब्लम था, जो हेल्थ इश्यूज़ था, ये सबके सामने पहले से सबको मालूम भी था, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम के बावजूद उन्होंने ये भी बोला कि उनका जो टेन्योर है 2027 तक वो पूरा ख़त्म करके ही वो अपना पद छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो अब जब ये बात उन्होंने बोल दिया था उसके बाद बीच में ये छोड़ना, और जबकि उसके एक दिन पहले वो पार्लियामेंट के अंदर जो भी उनका काम चल रहा था वो सारे काम को प्रोसीड करते हुए, और इसके बाद मतलब 21 जुलाई उन्होंने रिज़ाइन करा। तो 21 जुलाई के बाद भी जो उनका प्रोग्राम्स था वो भी प्लान्ड था। तो ये सब अचानक से रुक गया और उन्होंने 21 जुलाई को अचानक से रिज़ाइन कर दिया। तो इसके वजह से बहुत सारे स्पेकुलेशन ये है कि ये एक्चुअली हेल्थ प्रॉब्लम के वजह से, उनका हेल्थ प्रॉब्लम शायद था लेकिन हेल्थ इश्यूज इतना बड़ा भी नहीं था कि उसको अचानक से रिज़ाइन करना पड़े। तो सब लोग बोल रहे हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ अनबन हुआ है, या तो जो रूलिंग पार्टी है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चल रहा है उसके दिमाग में कुछ और प्लान है। ये सारे स्पेकुलेशन बाहर में आ गया, इसके चलते हुए उनको रिज़ाइन करना पड़ा। ये बाहर में ये सब अपोजिशन वाले और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो ये सारे बात बोल रहे हैं अभी। ठीक है, तो अब उनके साथ अगर मान लेते हैं मेडिकल इशू, अगर मान लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि उनका मेडिकल इशू, उनका रिज़ाइन का प्रॉब्लम नहीं था, तो क्या प्रॉब्लम था, तो क्यों इंडिया के साथ उनका अनबन हुआ। तो देखिए ये स्पेकुलेशन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो उनकी बात ही मान रहा हूँ कि शायद मेडिकल इश्यूज था, इसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनका एज भी बहुत ज़्यादा है। तो इस एज में आके डबल काम करना ये थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही जाता है, ऊपर से हार्ट का प्रॉब्लम। लेकिन अगर स्पेकुलेशन को सच मान भी ले तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है दोनों।
तो अगर ये स्पेकुलेशंस को हाइपोथेटिकली अगर हम लोग सच मान भी ले तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है, ये थोड़ा सा हम लोग सोचने की कोशिश करेंगे कि एनडीए गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट के साथ और ये जगदीप धनखड़ जी के बीच में क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो अगर हम जगदीप धनखड़ जी का जो कैरेक्टर है उसको अगर एनालिसिस करें तो वो एक तरीके से सीधी बात सही तरीके से एकदम मुंह पे सामने बोलता है। जब ये सुप्रीम कोर्ट की जब कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है इसके खिलाफ बोलना, फिर ये जो कुछ दिन पहले दिल्ली के हाई कोर्ट के जो जज के घर से 15 करोड़ के आसपास कैश मिला, जला हुआ कैश मिला, तो उसके ऊपर जो हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है ये भी कहीं ना कहीं करप्ट है। ये सारे चीज़ पार्लियामेंट में बैठ के सीधे तरीके से सबके सामने बोलना ये जगदीप धनखड़ जी पहले कर चुके हैं। तो अभी पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में अगर सही बात आप सही तरीके से मुंह पे बोल दो तो वो भी कभी कभार रूलिंग पार्टी के ऊपर भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो जगदीप धनखड़ जी थे, इनका जो कैरेक्टर में एक गुण था, देखिए मेरे हिसाब से तो ये तो सही है कि सही बात को सबके सामने मुंह पे सही तरीके से बोलना, तो ये एक तरीके से उसका शायद बैकफायर कर सकता है। मतलब ये मैं श्योरली नहीं बोल रहा हूँ, ये बस लोग जो बोल रहे हैं आजू बाजू जो पॉलिटिकल लेवल पे जो न्यूज़ है उसको सुन के जान के मैं बस अपने वीडियो में वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो ये स्पेकुलेशन में ये आया है कि ये सारे जो सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, बहुत सारे पार्लियामेंट्री जो डिसीजन है उसको एनालिसिस जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार के बाहर है, ये सारे चीज़ के ऊपर बोलना, फिर हाई कोर्ट के जज के घर से कैश मिलना, तो कहीं ना कहीं हमारे जुडिशरी सिस्टम कहीं ना कहीं करप्ट हुआ है, ये सारे चीज़ बोलना। फिर जो इम्पीचमेंट आया था उसी जांच के खिलाफ जिसके घर से पैसा मिला है, तो जो इम्पीचमेंट इंडिया गवर्नमेंट उनके पास पेश करने से पहले जो अपोजिशन वाले थे वो राज्यसभा में पेश कर दिए थे, उसको एक्सेप्ट करना, ये सारे चीज़ को लेके कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में उनके जो इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा कि ये कुछ सही तरीके से जो सामने एकदम मुंहफट आदमी बोल देता है तो उसमें उनको मैनेज करना थोड़ा सा शायद गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के साथ गवर्नमेंट को मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसके वजह से शायद उनके ऊपर प्रेशर आया कि रिज़ाइन कर दो। तो ये स्पेकुलेशन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा बस कुछ नहीं है, मैं बस जो न्यूज़ है उसी को सुन के उसी को जान के प्रेजेंट कर रहा हूँ बस। तो ये हो गया उनका रिज़ाइन करने का दो रीज़न। एक तो हो गया उन्होंने जो बोला मेडिकल इशूज़, और दूसरा ये जो स्पेकुलेशन है उसको एनालिसिस करते हुए हमें ये थोड़ा सा रीज़न हमें शायद मिल रहा है। तो अब उनका अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर रेजिग्नेशन क्या है वाइस प्रेसिडेंट का। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट का जब रेजिग्नेशन होता है वो आर्टिकल 67A के तहत होता है। तो उसमें क्या है, वाइस प्रेसिडेंट अपना रिज़ाइन जो लेटर है, रेजिग्नेशन जो लेटर है, रिटर्न रेजिग्नेशन, वो किसको भेजेंगे, प्रेसिडेंट। और जब प्रेसिडेंट उसको जब एक्सेप्ट कर लेता है उसके साथ ही उनका रेजिग्नेशन इफेक्टिव हो जाता है। तो ये जो रेजिग्नेशन प्रोसेस है इसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल कई तरीके से नहीं चाहिए, किसी पार्लियामेंट का एमपी का अप्रूवल नहीं चाहिए। इसमें वो सीधे तरीके से अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकता है, और प्रेसिडेंट जब वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता है उसी के साथ ही उसका रिज़ाइन करने का जो इफेक्टिवनेस है वो चालू हो जाता है। तो अब देखेंगे व्हाट नेक्स्ट, यानी उन्होंने रिज़ाइन तो कर दिया, दो पद खाली हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का पद भी खाली हो गया, और जो पार्लियामेंट के अंदर जो राज्यसभा है उसका जो चेयरमैन का जो पद है वो भी खाली हो गया। तो सबसे पहले इमीडिएट इफेक्ट में क्या होगा, जो राज्यसभा का जो पार्लियामेंट के अंदर जो चेयरमैन का जो पद है वो डिप्टी चेयरमैन जो होगा वो संभालेंगे। अभी जब तक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव ना हो तब तक डिप्टी चेयरमैन जो है वो ये पद संभालेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा, अगले 6 महीने के अंदर ये इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन कैसे होगा, इसका सिस्टम क्या है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएंगे वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव। और इसमें कौन कौन वोट डालेंगे, मेंबर ऑफ लोकसभा यानी एमपीज ऑफ लोकसभा, एमपीज ऑफ राज्यसभा, और नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो कि प्रेसिडेंट जो सोशल लेवल पे जिन लोगों ने बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, जैसे कि आज के टाइम में पीटी उषा, ये एक ओलंपिक प्लेयर थे, एथलीट थे, वो राज्यसभा में एज ए नॉमिनेटेड मेंबर है। नॉमिनेटेड मेंबर मतलब जो लोग सोशल अपने सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपने आर्ट के, अपने काम के, अपने खेल से,
जो बहुत सारे साल पहले सचिन तेंदुलकर भी, हमारे सचिन जी भी राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर थे। ये सारे मेंबर यानी एमपीज ऑफ लोकसभा, एमपीज ऑफ राज्यसभा और नॉमिनेटेड एमपीज ऑफ राज्यसभा, ये सारे लोग मिलके ये वोट करेंगे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। और वोट का मेथड क्या होगा? सीक्रेट बैलेट यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV सिस्टम। ठीक है, तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, ये अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस हमें ये जानना है कि जो प्रोसेस होता है वाइस प्रेसिडेंट चुनने का, वो प्रोसेस क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का प्रोसेस होता है जिसमें सीक्रेट बैलेट यूज़ होता है। तो ये जब तक चुनाव ना हो तब तक इम्पैक्ट क्या होगा? कोई मेजर इम्पैक्ट डिसरप्शन तो फंक्शनिंग में पार्लियामेंट का नहीं होगा, लेकिन वो सारे पद को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि चेयरमैन के पद में आएंगे, डिप्टी चेयरमैन वो उसका पद को संभालेंगे और बाकी 6 महीने के अंदर ये चुनाव हो जाना चाहिए। तो अब हम देखेंगे ये जो उन्होंने तो वाइस प्रेसिडेंट जी जगदीप धनखड़ जी तो रिजाइन कर दिए। तो अब जो वाइस प्रेसिडेंट चुन के आएंगे वो 5 साल के लिए चुन के आएंगे। ऐसा नहीं कि जगदीप धनखड़ जी का 2 साल का टेन्योर बाकी था तो जो वाइस प्रेसिडेंट चुन के आया वो 2 साल के लिए आएंगे, ऐसा नहीं। जो वाइस प्रेसिडेंट अब 6 महीने के अंदर चुन के आएंगे वो लगातार 5 साल के लिए रहेंगे, पूरा टेन्योर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रेसिडेंट और एमपीज का चुनाव में क्या होता है? अगर कोई प्रेसिडेंट और कोई एमपीज अगर बीच में पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज होते हैं वो अगर बीच में अपना टेन्योर खत्म होने से पहले ही अपना पद से रिजाइन कर देता है तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट या तो वो जो एमपीज चुन के आएंगे वो जो बचा हुआ टेन्योर है उसके लिए आएंगे। मान लेते हैं 5 साल का जो टेन्योर होता है एमपी का और प्रेसिडेंट का, उसके 3 साल में कोई किसी ने रिजाइन कर दिया तो बाकी बचा 2 साल। तो अब जो चुन के आएंगे, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट या और नेक्स्ट एमपी जो चुन के आएंगे वो बाकी 2 साल के लिए ही अपना पावर संभालेंगे, उसके बाद फिर से चुनाव होगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट में 5 साल का टेन्योर था, बीच में 3 साल में ही उन्होंने छोड़ दिया, बाकी बचा 2 साल। लेकिन नए जो वाइस प्रेसिडेंट चुन के आएंगे वो लगातार 5 साल के लिए ही आएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जहाँ पे बीच में ही वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिया था। तो ऐसे 2 बार इससे पहले हुआ है। जगदीप धनखड़ जी से पहले 2 वाइस प्रेसिडेंट ऐसे थे जिन्होंने बीच में ही अपना पद से रिजाइन कर दिया था। उनमें से एक थे VV गिरी जो कि 20 जुलाई 1969 में किया था, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव लड़ना था इसलिए। और उसके बाद R वेंकटरमन जो 1 जुलाई 1987 में किया था, उनको भी प्रेसिडेंट चुनाव के लिए नॉमिनेटेड किया गया था। इसके वजह से उन्होंने ये पद छोड़ना पड़ा उनको। ठीक है, तो अब ये जगदीप धनखड़ जी 21 जुलाई 2025 को हेल्थ रीजन के वजह से उन्होंने अपना पद से रिजाइन किया। तो आज का वीडियो इतना ही। इस टॉपिक के ऊपर अगर फर्दर कोई अपडेट आता है तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी वीडियो, हमारे कंटेंट अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा कि आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।